अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, आपको पता है कि मैं हमेशा मेरी ये कोशिश होती है अपने व्लॉग्स में मैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ ऐसे किरदारों को बुलाकर बिठाऊँ कि जिनसे कोई बात आपको ऐसी सुनने में मिले जो ज़िंदगी के किसी ना किसी शोबे में जो है ना आपकी रहनुमाई करे और आपको उन बातों से कोई फेवर मिल सके। आज मेरे स्टूडियो के अंदर ना एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, मैंने इनको बड़े हमे दावे के साथ क्योंकि मेरा और इनका ताल्लुक 20-25 साल से जो है ना, क्योंकि इनकी बीट जो है वो क्राइम की है। नाम इनका बाबर खान है। बाबर खान जो है ये ARY में जो है क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है ना अखबारात से शुरू किया और किन तंग गलियों और किन रास्तों से होते हुए ना इनकी रहाइश कहाँ पे है, ये कहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई, कहाँ से इन्होंने कॉलेज, जो भी इनकी तालीम या जो भी सिलसिला था, वो सारी चीज़ें आज बाबर खान आपके साथ शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करना है। इनको जो मसाइब का सामना करना पड़ा है उनके ऊपर आपकी क्या राय है और आप अपने इन सारी बातों को सुनने के बाद अपना तज्जिया क्या करते हैं। क्या ये रिपोर्टिंग उन एंकरों की तरह एक आसान काम है जिस तरह वो प्रोग्राम में बैठते हैं और वो बस करके उसमें इश्तिहारात भी आ जाते हैं, लड़ाई करवा देते हैं और इस तरह करके उन्होंने प्रोग्राम को मैनेज किया होता है। फील्ड की रिपोर्टिंग किस तरह की है, ये सारी बातें आपको सुनाएंगे बाबर खान। बाबर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दावत पर जो है ना मेरे पास आना कबूल किया। मैं यकीन करें था दिल की गहराई साहब का ममनून हूँ। बाबर भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने रिपोर्टिंग का स्टार्ट कब से किस दौर में शुरू किया और कैसे ये सफ़र आपने जंग जियो से होते हुए आज ARY के प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच गए हैं और माशाल्लाह कामयाब जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये ज़रा मेरे नाज़रीन से शेयर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, क्योंकि माशाल्लाह आपका जो व्लॉग जो इस वक्त चैनल चल रहा है इसकी बहुत अरूज पे जा रहा है और अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की दे, क्योंकि इसमें मैं इसको बहुत शौक़ से देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो जहाद आप कर रहे हैं ये यंग जनरेशन के लिए कि भी वो क्राइम की दुनिया में ना आए, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। इसमें आपके जो प्रोग्राम जितने भी आज तक देखे हैं, मुझे इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे वो लाहौर के हों या कई दूसरे शहर के हों। पूरे पंजाब के आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी और के पास नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। दूसरा आपने कहा कि जी मैंने स्टार्ट किया। जी मेरी रिहाइश जो है अंदरून लोहारी की है। लोहारी गेट एक वक्त में ऐसा इलाका था कि कहने के क्रिमिनल की अमाजगाह था, जिसमें बहुत बहुत बड़े नाम थे वहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट तमाम जो इनकाउंटर में या वैसे कत्ल हो चुके हैं या इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जब इनको मैं देखता था तो मैं ये सोचता था कि यार ये जराइम की दुनिया में क्यों आए हैं, इनको क्या जराइम की दुनिया में आने का मकसद इनका क्या है। लेकिन मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं चाहता था कि ये तो पुलिस से भागते हैं, पुलिस इनके घरों पे रेड करती है, मैं कोई ऐसी जॉब अख्तियार करूं, ऐसी फील्ड में आऊं कि मैं पुलिस की आंखों में आंखें डाल के काम कर सकूं। जो बेचारे हैं लवारस बेगुनाह, उनकी मैं मदद कर सकूं। इसलिए मैं इस फील्ड में आया। स्टार्ट मैंने किया। यानी कि आप थ्रिल वाली लाइफ आप पसंद करते थे? जी बिल्कुल। अच्छा। मैं इंसाफ अखबार से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा काम देख के मेरे एक बहुत ही मोहसन जो हैं जमील चिश्ती साहब, क्राइम की दुनिया के वो भी बेताज बादशाह हैं, उन्होंने मुझे जंग अखबार में दावत दी आने की। मैंने जंग अखबार में काम किया। देखें, जब जंग अखबार पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है उर्दू, ठीक है, जहाँ पर मैं आया तो मैंने सिर्फ यही सोच के आया कि मैंने काम करना है। ये नहीं कि मेरी गाड़ी के आगे, मेरी मोटरसाइकिल के आगे प्रेस लिखा हो तो पुलिस वाले मुझे ना रोकें अपना टो टप्पा दिखाने के लिए, जो आजकल की जनरेशन कर रही है। जो नए नए लड़के आ रहे हैं मीडिया में, उनका यही काम है, पुलिस वाले उनको नाके पे ना रोके, उनके घर के बाहर भी नेम प्लेट लगी हो कि जी फलां बंदा क्राइम रिपोर्टर। ये नहीं, मैंने काम किया वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम किया। उसके बाद मैंने देखा कि यार अगर मैं ये प्रिंट मीडिया कर रहा हूँ तो मैं उसके अलावा मैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं कर सकता। सारी दुनिया बोलती है कैमरे के आगे आगे, मैं क्यों नहीं बोल सकता। फिर मैंने ARY ज्वाइन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 14 साल हो गए हैं ARY न्यूज़ में काम करते हुए और मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ अपनी लाइफ से। और यहाँ पर जितने भी आज तक बेपनाह ऐसे वाक़यात हुए हैं, देखें क्राइम रिपोर्टिंग कोई आसान काम नहीं है। क्राइम रिपोर्टर जो एक अखबार का या चैनल का एक स्तून होता है, ठीक है, इसके बगैर अखबार या चैनल नहीं चल सकता। ये बहुत मुश्किल फील्ड है। इसको इसलिए क्योंकि जो ये वही कर सकता है जो थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड भी हो,
अगर आप क्रिमिनल माइंड नहीं होंगे तो क्राइम रिपोर्टिंग नहीं दे सकेंगे। सख्त दिल होना चाहिए, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमारे सामने लाशें भी पड़ी होती हैं, हमारे सामने खून भी पड़ा होता है, पुट्रीफाइड बॉडियाँ भी हम देखते हैं। अगर हमें हौसला नहीं होगा तो हम ना ऐसे इवेंट पे नहीं जा सकेंगे, स्पॉट पे नहीं जा सकेंगे। क्राइम रिपोर्टिंग स्पॉट की है। एंकर साहिबान जो बैठते हैं वो कमरे में बैठते हैं, और जो दिन भर की रिपोर्टिंग होती है, कोई बम धमाका हो गया है, अब हम सारा दिन फील्ड में बम धमाके की कवरेज कर रहे हैं। जब हम जाएंगे ये भी मुमकिन होता है कि दूसरा बम धमाका ना उस वक्त हो जाए, लेकिन हमने जल्दी जाना होता है ताकि हम बर वक्त लाइव कवरेज कर सकें। उसी हमारी जो पूरे दिन की जो इवेंट होगा उसी पे रात 35 मिनट का प्रोग्राम करेंगे एंकर पर्सन, ठीक है, उसमें 3 गेस्ट भी बैठे होंगे, तो वो प्रोग्राम कर लेंगे। वो ठीक है, वो करते हैं ना प्रोग्राम, वो उसमें गैप भी मिल जाता है ना बात करना, ऐड भी आ जाता है जो साहब, उसमें ऐड आता है, गैप मिल जाता है, बात करने का मौका मिल जाता है। लेकिन हमने थ्रू आउट कैमरे के सामने रहना है, लाइव जो ना कवरेज करनी है, और लम्हा ब लम्हा वहाँ पे चेंजिंग भी होती रहती है कि भी अब पहले 4 जांबाक हुए थे धमाके में, अब 5 हो गए हैं, सीसीटीवी फुटेज ढूंढें, ये करें, और तमाम जो ना चीज़ें फिर ना वहाँ पे जो पुलिस अफसरान आए हैं उनके इंटरव्यू भी करने हैं, शॉट भी करने हैं। बहुत मुश्किल होता है ना वहाँ पे जो भी इवेंट जो क्राइम रिपोर्टिंग करना इंतहाई मुश्किल है। अगर आप समझें अबादत के साथ अगर कोई भी रिपोर्टिंग करें जैसे आप कर रहे हैं इस जो आने वाली नस्ल है उनके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा है ना, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो कदम उठाया है, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल जो है ना मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो चैनल है माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। अच्छा बाबर भाई, मुझे ये बताएं कि चूँकि मैं प्रोग्राम्स करता हूँ और इसमें मैं तो स्टोरीज सुनाता हूँ, मेरे तो करंट इश्यूज़ वाली बात ही कोई नहीं होती, क्योंकि मैंने तो इवेंट थोड़ी करना होता है। मैं तो एक जो है ना, जिस तरह लोग फ़िरौन को, लेनिन को, इस तरह की हिस्ट्री लोगों की, इनकी तारीखों को पढ़ते हैं, इनके वाक़यात को देखते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या कहर, क्या जुल्म, बर्बरियत ये लोग जो है ना बर्पा कर गए हैं। तो इसी तरह जो है ना ये क्राइम की भी जो है ना, ये लोग इन लोगों को पढ़ना चाहते हैं। नौजवान को, मैं चाहता हूँ नौजवान को पता हो कि फलां बंदा क्या कर गया, एक्चुअल इसने कितने मर्डर किए, इसके ऊपर कितने पुलिस मुकाबले थे और किन वजूहात की बिना पर यह कत्ल हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने शेयर करनी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, धमकियाँ आती हैं, लेकिन मैं कभी भी नाज़रीन से भी ये बात शेयर करनी नहीं चाहता। मेरा ज़ाती मैटर है, अगर मुझे वो उड़ना नहीं आता तो मैं क्यों पंगे लूँ। वो लतीफ़ा आपने सुना होगा सिख वाला, तो अभी मैं नहीं सुना सकता हूँ यार आपको। तो मुझे तो ये सारे मेरे लिए इसी तरह लाइफ का जैसे पहले थी बिल्कुल उसी तरह है। आप मुझे ये बताएं कि आपको जितना अरसा क्राइम की बीट करते हुए, मैं नहीं मानता कि आपको कोई थ्रेट्स ना आते हों, कोई आपको सिक्योरिटी रिस्क ना आप लेते हों। बड़े बड़े इवेंट पे आपने जाना होता है, पुलिस मुकाबलों की आपने कवरेज करनी होती है, मसावी आपने मस्बत आपने रिपोर्टिंग करनी होती है, उसमें किसी को जो है ना ज़रब भी कारी लग जाती है। तो क्या आपको कोई पुलिस की या अदारों की तरफ से कोई, आप उनको बर वक्त अगर किसी मदद के लिए बुलाते हैं तो क्या वो आपकी मदद करते हैं, या कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है? ये मेरे नाज़रीन से शेयर करें ज़रा। बिल्कुल चौधरी साहब, देखें कि इतनी देर हो गई है, मुझे तकरीबन 24 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और ख़बरें भी हमने ना प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी जो हैं गैंगस्टर उनके खिलाफ लगाई, जी जी, ठीक है, उसके बाद टीवी चैनल में भी दी। थ्रेट तो आता है जी, ठीक है, थ्रेट आता है। थ्रेट के ये होता है कि भाई अगर हम डर जाएंगे तो फिर हम काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो थ्रेट आता है, नंबर जो होते हैं वो बाहर के नंबर होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान का कोई नंबर नहीं होता, अब उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस तरफ लग जाए तो फिर हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। बहुत ऐसे बंदों के ना थ्रेट आए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। पुलिस अफसरान के भी थ्रेट हुए हैं, क्योंकि जब वो इनकाउंटर करते हैं और हम ये जब लिखते हैं मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, ठीक है, इसकी तकलीफ होती है उन्हें कि मुबैना क्यों लिखा जाता है। देखिए, हम उतनी देर तक ये नहीं साबित कर सकते कि ये बिल्कुल जेन्युइन मुकाबला है या फेक है। जी हाँ, ठीक है। हमने अगर ये कहेंगे कि ये फेक है तो हमें अदालतों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे ये बिल्कुल जेन्युइन जो है ना मुकाबला है तो फिर भी हमें अदालतों का सामना करना पड़ेगा। सहाफत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए आप करते हैं जी, बिल्कुल मसावी रिपोर्टिंग। जी जी जी। तो देखें, अब जो है ना मैं कहता हूँ कि ये मुकाबला बिल्कुल जेन्युइन मुकाबला हुआ है, या ये मुकाबला जो है ना फेक है। जब मैं फेक कहूंगा, जो उसके लायकीन होंगे ना वो इसी मेरी बात को एज बनाएंगे और वो कोर्ट में चले जाएंगे। देखें जी, फलां चैनल में, फलां अखबार में ये खबर शाया हुई है और वो रिपोर्टर कह रहा है कि ये जाली मुकाबला है,
ठीक है, इसलिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अब देखें पुलिस इनकाउंटर करती है, जैसे अब ये पिछले दिनों एक इनकाउंटर हुआ है जो 5 साल बच्चे को और 10 करोड़ तावान के लिए अगवा किया गया था, ठीक है, उसको मारा है। उसको मैं ये नहीं कहता, मैं ऑन एयर में ये कह रहा हूँ कि मैं भी एक बाप हूँ, ठीक है। 10 जो 12-14 दिन जो है ना वो लड़का माँ बाप से अलहदा रहा है, उसके वालिदैन पे क्या बीती होगी, बच्चे पे क्या बीती होगी, ठीक है। अगर उसका कोई इनकाउंटर हुआ, उसमें अगर कोई फेक भी होगा तो मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा जिसने भी ये इनकाउंटर किया है। उन्होंने बुराई को खत्म किया, बुराई को खत्म किया है। ये बहुत अच्छा काम है जी। अगर इस तरह वो कहते हैं कि लकड़ी के साथ जो है ना लोहा भी तर जाता है या लोहे के साथ लकड़ी भी डूब जाती है, ये दोनों बातें जो है अपनी जगह दुरुस्त हैं। जब एक बुराई का पुलिस वालों ने अज़म किया हुआ है कि हमने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो जो भी रुकावट है वो फाड़ के फेंक देनी चाहिए। बाबर भाई, आप मुझे ये बताएं, आपने इस फील्ड के अंदर बड़े बड़े रंग रंग के पुलिस अफसरों को आपने देखा होगा, कोई ऐसे पुलिस अफसर देखें या आज कोई महकमे में इस तरह के पुलिस ऑफिसर तो मौजूद हों जिनको आपने आती रात को भी उनका मौक़िफ़ लेने के लिए कॉल किया तो आपने उनको एक टांग के ऊपर खड़े पाया? जैसे बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, मैंने अपनी सहाफ़त की इस ज़िंदगी में मैंने एक ऑफिसर देखे हैं, उनका नाम है आफ्ताब चीमा साहब। अच्छा। आफ्ताब चीमा वो ऑफिसर थे, वो एक कहने के एकेडमी थी। अच्छा। अब जितने भी यहाँ पर एएसपी या एसपी उनके दौर में आए थे, उनके साथ काम किया है, बहुत बहुत बड़े नाम हैं। मौजूदा सीसीपी लाहौर जो है बदाल सदीक कमियाना, उसके अलावा डॉक्टर आबद भी उन्हीं के दौर में थे, ठीक है। इसके अलावा दीगर और अफसरान, बाबर बख्त कुरैशी भी, वो उनका ये था कि वो कहते थे कि अगर 15 पे कॉल चली है, वो कॉलर को कॉल करते थे कि जी पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या था। अच्छा जी। वो कॉलर को कॉल करके कहते थे कि भी पुलिस किस वक्त पहुंची, क्या हुआ, हमें बताया जाए। उनको मैंने रात 2-2 बजे 3-3 बजे तक भी काम करते हुए देखा है। अच्छा जी। इसी पॉलिसी के तहत जो बिलाल सदीक कमियाना है वो भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिलाल सदीक कमियाना। जब से वो अभी तो क्योंकि वो सियासी हालात ऐसे हैं कि अभी उनको काम करने का प्रॉपर तरीके से मौका नहीं मिल पा रहा। जब सियासी हालात बेहतर होंगे तो वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, मैं उनकी कदर करता हूं कि वो काम करना जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑफिसर हैं, तमाम पॉलिसी उनकी सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है। दीगर जो पुलिस अफसरान हैं वो भी अच्छे हैं, काफ़ी है ना नाम है, अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊँ तो काफ़ी टाइम गुजर जाए, लेकिन जो है ना वो इस वक्त जो पॉलिसी है, पॉलिसी बिलाल सदीक कमियाना की, वो बहुत ही अच्छी है। बाबर भाई, मुझे ये बताएं, मैंने बिलाल सदीक कमियाना साहब के बारे में सुना हुआ है कि ये मुलाजमों को और मतहतों को जो हुक्मनामा है उनको मुकश्शफ भी मार देते हैं, कोई इस तरह की बात है? जी साहब, ये बात आपने जो सुनी है ये बिल्कुल मैं इसे इत्तफाक नहीं करता। मारने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो डांटते ज़रूर हैं किसी गलत बात पे, ठीक है। और अब उनका जो जब वो एएसपी या एसपी थे उस वक्त वो एग्रेसिव ज़्यादा होते थे, लेकिन अब वो माशाल्लाह मैच्योर हो चुके हैं और सीसीपी लाहौर हैं। अब उनकी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, वो मुक्का मारने वाला है। पहले मैंने सुना है, मुझे वैसे 1-2 पुलिस ऑफिसर जो है ना मिले हैं, इंस्पेक्टर रैंक के, उन्होंने कहा ये हमें जो है ना उन्होंने उठ के थप्पड़ थप्पड़ भी मारे हैं। ये बात मैंने खुद सुनी हुई है। अब मैं नाम नहीं ले सकता किसी का कि ये ना कल को उनके लिए बिलाल साहब ने कोई मसला खड़ा किया, लेकिन बहरहाल आपने बता दिया है कि वो अब चूंकि इतने बड़े ओहदे पे जो विराजमान है तो अभी तो जाहिर है कि उनको बड़ी अपनी पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी, रवैया भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बाहर कैफ ये है कि दबंग पुलिस ऑफिसर, ये तो मैंने भी सुन रखा है। बाबर भाई, जब आप अंदरून शहर से निकल कर इस शोबे में आए हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जैसे साहब आप दुखती रख पे है ना हाथ रख रहे हैं। नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। बात यह है कि जब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैंने एक सहाफ़त अखबार था, वहाँ पे मैंने 6 माह काम किया विदाउट सैलरी। अच्छा। उसके बाद मैं आज़ाद अखबार में आया, आज़ाद में भी सैलरी ना मिली। फिर मैं इंसाफ अखबार में आया, इंसाफ में मेरी 4800 रुपया मेरी सैलरी वहाँ पे फिक्स हुई थी। अच्छा जी। 4800 रुपया। ये बातें नाज़रीन सुनना चाहते हैं ना। मेरे पास बाइक नहीं थी। अच्छा जी। और ना ही उस वक्त मोबाइल का इतना कोई था ही नहीं, ना अपना था ना दौर। पेजर सिस्टम होता था, पेजर पे हमें न्यूज़ आती थी, उसके हम पैसे पे करते थे कि जो महीने का होता था। जब न्यूज़ कोई इतला आई है तो वैगन में, बस में हम स्पॉट पे पहुंचता था मैं। वहाँ पे पहुंच के तमाम चीज़ें कलेक्ट करके न्यूज़ लेके फिर उसी तरह मैं दोबारा इसी सवारियों के ज़रिए मैं वापस आता था।
फिर मैं एक अखबार का नाम नहीं लेता, उसमें रिपोर्टिंग में एसी तक नहीं था। अच्छा, ठीक है। और वहाँ पे जब रिपोर्टिंग करते यूँ लिखते हैं तो ये सारा बाजू जो है ये पसीने से भर जाता था। फिर स्लिप को मैं दूसरी तरफ करता था, नई स्लिप लेता था। इस दौर पे भी मैंने ना काम किया। ठीक। अच्छा। और मोबाइल फ़ोन करने के लिए ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, और ये था कि जी सिर्फ 2 से ज़्यादा आप मोबाइल फ़ोन किसी जगह पे नहीं कर सकते। 2 से ज़्यादा कॉलें नहीं कर सकते आप। उसके बाद मैंने बाइक ली। बाइक पे मैं स्पॉट करने के लिए मरीद के तक गया, मांगा मंडी गया। जब मैं वापस आता था तो मेरे ये मट्टी से भरा होता था मेरा सर जो है। ठीक है, लेकिन लगन थी काम की, मैं काम करता था। उसके बाद जंग अखबार में आया, मज़ीद अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हालात बेहतर होते गए। ठीक है, वहाँ पे सहूलियात काफ़ी थी। ठीक है, ये सिस्टम जो है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि एक कत्ल हो गया कैंट के इलाके में खातून का जी। और अखबार में सिर्फ ये होता है कि अखबार में साथ पोर्ट्रेट छपना ज़रूरी होता है। जब कोई देखता है कि भी ये कत्ल हुआ, ये खातून कत्ल हुई है, वो पोर्ट्रेट छपना है ना, उससे खूबसूरत लगता है अखबार। मैं गया हूँ वहाँ पे, मुझे पोर्ट्रेट ना मिला। मैं वापस आ गया। मेरे एडिटर ने मुझे कहा कि भाई क्या हुआ है ना वहाँ पे। मैंने कहा जी वो पुलिस कह रही है कि जी खुदकशी है। उसने कहा जी पुलिस की बात को नहीं मानना, पुलिस कहेगी खुदकशी है, आपने यही कहना कि ये कत्ल है। फिर मुझे बताया गया कि भी है ना कत्ल और खुदकशी में क्या होता है कि खुदकशी अगर कोई करता है, गले में फंदा डालता है, जब नीचे से उसको स्टूल को साइड पे ना फेंकता है तो वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। जब जान बचाने की कोशिश करता है, ये उसके कंधे जो होते हैं ना, ये ऊपर हो जाते हैं। पोस्टमार्टम में इसका पता चलता है। ठीक है, और पुलिस तो कह देगी जी ये खुदकशी है, लेकिन हो सकता है कोई कत्ल हो। मैंने वो सर्दियों के दिन थे, फोग बहुत ज़्यादा थी, मैं वापस आ गया। उन्होंने कहा जी अगर सुबह अखबार किसी दूसरे में उसकी पोर्ट्रेट छपी हुई तो मैं तुझे सैक कर दूंगा। मैं फिर वापस भागा हूँ बाइक पे, मुझे आगे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि फोग इतनी ज़्यादा थी। मैं वहाँ गया हूँ, SHO को साथ लिया है, उसके घर गए हैं, जाके पोर्ट्रेट लेके आया हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था कि कापी डाउन होनी होती है। जाहिर है आपको भी पता है कि आप माशाल्लाह अखबार के ओनर रह चुके हैं, तो कापी डाउन होनी होती है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मैं वापस आया हूँ, वापस आकर मैंने पोर्ट्रेट दिया है। और अगले दिन मेरे वाला वो पोर्ट्रेट नहीं अखबार में छपा हुआ था, वो पोर्ट्रेट दूसरा कोई और छपा था, क्योंकि जो मेरे एडिटर थे, मेरे उस्ताद मोहतरम थे, वो खुद जाके तस्वीर ले आए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि रिलैक्स हो जाएगा ये, उन्होंने कहा मुझे तस्वीर चाहिए। बाबर भाई, मैं आपकी रिपोर्टिंग को मद्देनजर रखते हुए ना, जिस तरह आपने फील्ड में काम किया और आपने माशाल्लाह अपना लोहा मनवाया है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ये है थोड़ा मुश्किल, लेकिन आप मुझे गाइड करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी रहनुमाई जो है ना नाज़रीन के लिए बड़ी ज़रूरी है। पुलिस में कुछ रिफॉर्म्स के मुतल्लिक आप कोई ऐसी कोई पेशन कोई या आप कोई ऐसी बात जो पुलिस रिफॉर्म्स में कोई उनकी मददगार साबित हो सके? जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो करती है। ठीक है, जो भी IG आता है पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लेकिन देखें कि पुलिस में क्या क्या मुश्किलात हैं। अब क्राइम है, क्राइम लाहौर में अगर बढ़ेगा, ठीक है, एक SHO है, SHO के पास लाके उसके पास कितने ASI होंगे, कितने सब इंस्पेक्टर होंगे, वो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा तो उनको VIP ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं जी। वो मसरूफ़ ही रहते हैं, कभी क्रिकेट मैच आ गया, कभी कुछ आ गया, वो तमाम उधर लगे रहते हैं। डाकू चोर जो है ना, वो उनका राज होता है लाहौर में जब ऐसे कोई इवेंट होते हैं। अगर ये चाहें तो जैसे पहले एक सिस्टम होता था, बीट सिस्टम। बीट में ये होता था कि भाई कोई भी अल्लाह दिता के पास ये एरिया है, इसकी वो बीट जो है ना उसके पास है, वो वहाँ पे तकरीबन सब क्रिमिनल्स का बेती हो जाता है। वो बेती हो जाता है, जाके वो शरीफ शहरियों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। उसका एक फैमिली वाला माहौल हो जाता है वहाँ पे। उसको पता होता है, वहाँ पर उसे बताया जाता है कि यार फलां बच्चा कल तो इसके पास जो है ना सिगरेट के पैसे देने के लिए ना इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो बेहतरीन जॉगर पहन के फिर रहा है, आज उसके पास मोबाइल भी है, मोटरसाइकिलों जा रहा है। फिर उसको पुलिस चेक करेगी तो वो टिकट निकल आएगा। बीट सिस्टम होगा तो उसको भी मुश्किलात, वो क्योंकि उसका जिम्मेदार होगा जो बीट ऑफिसर होगा कि भी तुम्हारे इलाके में अगर कोई क्राइम हुआ तो तुम जिम्मेदार हो। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि उसको 2, 3, 4 साल उसको एक ही बीट पे रखना चाहिए। अब यहाँ पे जो होता है, आज कोई ऑफिसर यहाँ पे तैनात हुआ है, वो अपनी मर्जी का ले है। दूसरे दिन कोई SHO तब्दील हुआ तो वो अपना स्टाफ सारा ले है। ठीक है, उसने कार खास भी साथ लाना है, दूसरे तीसरे भी साथ लाने हैं। अब तंगबाजी का रोला होता है, तंगबाजी पे ना ये कहते हैं जी फलां जगह पे हुआ। अगर बीट सिस्टम अगर बना होगा
तो उसका जिम्मेदार बीट जो ऑफिसर होगा वो होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एसएचओ घर में लेटा होता है, पतंग उड़ के आ रही है, कहीं दूर से सांदा से उड़ के आ रही है, वाकया हो रहा है इकबाल टाउन में, तो एसएचओ इकबाल टाउन को मुअत्तल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो कोई सिस्टम नहीं है। इसको देखा जाए, पुलिस जो है, पुलिस बहुत अच्छी है, रात को भी है ना वो गश्त करती है, हम सुकून से सोते हैं। वो हर जगह पे पुलिस एक ऐसा अदारा है कि जब बच्चा भी कोई पैदा होगा तो उसको काम पुलिस से ही पड़ेगा। हर कोई काम जो यहाँ पर होता है, घर में झगड़ा हुआ 15 पे कॉल कर दें, ऑपरेशनल फोर्स है ना, ठीक है। अगर कुछ भी होता पुलिस हर जगह पे पहुंचती है। लेकिन पुलिस में कुछ काली भेड़े भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जिसको आप उजागर कर चुके हैं कई मरतबा। काली भेड़े भी इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनकी वजह से तमाम पुलिस फोर्स जो है वो गलत है। पुलिस बहुत देखें शहादतें भी दे रही है, पुलिस के जवान शहीद भी हुए हैं। तो इसलिए ये नहीं काली भेड़ें या ब्लैक शीप्स तो हर महकमे में, हर अदारे में पाई जाती है। नाज़रीन, अब आपने बाबर खान साहब के एक्सप्रेशन देखने, मेरे ये भाई हैं, मेरा इनके साथ ताल्लुक इतना प्यारा है। हमारे म्यूचुअल एक दोस्त हैं फुरकान शाह सब, आप जानते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में अक्सर मैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। जब भी जेलों की बातें होती हैं, शाह जी की फ़ोटो बीच में ना, तो प्रोग्राम ही पूरा नहीं होता। वो हमने इकट्ठे बैठे हुए भी खाना खा रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो मैंने कहा बाबर खान जी, मैंने आपको एक दो सवालात ऐसे करने हैं कि आपने वहाँ पे अड़ जाना है, और मैंने एज इट इज़ आपको जो है ना कैमरे के आगे जो है ना लोगों को दिखा देना है, इसमें बुरा नहीं मानना। बाबर खान ने मुझे पूछा कि सवालात किस तरह के, ये ना हो कि मुझे कोई ऐसा सवाल पूछ लो जिसका जवाब ही ना दे सकूँ। मैंने इनको ये बताया था कि सवाल जो है ना क्राइम के मुतालिक है। अभी मैं नाज़रीन आपको सामने माशाल्लाह मुझे यकीन है, क्योंकि बड़े कॉम्पिटेंट और इतना अरसा दराज से ये क्राइम की बीट को कर रहे हैं। ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ ना, बड़ा लॉजिक, बड़ा ज़बरदस्त सवाल होगा, और आप देखिएगा बाबर खान जी के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं या नहीं होते। खान जी, आप मेरे नाज़रीन को ये बताएं, आपकी जो बीट है उसी के मुतालिक ये सवाल है, लाहौर के अंदर कितने थाने हैं, लाहौर के अंदर कितने पुलिस के सर्कल हैं, कितनी डिवीज़न है और कितने CI हैं? जय साहब, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, मेरा ख्याल है जो यंग जनरेशन होगी उसको इसका जवाब नहीं आएगा। मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर में जय साहब 85 थाने हैं। आपने चौकियों का नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको चौकियाँ भी बता रहा हूँ। अच्छा जी, माशाअल्लाह। चौकी का मैंने नहीं पूछा, मैं जी, आपने चौकी का नहीं पूछा, पूछना मैं भूल गया हूँ। 85 थाने हैं लाहौर के, 40 चौकी हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्कल जो हैं वो 35 हैं, डिवीज़न 6 हैं। इसी तरह CI के जो सर्कल हैं वो भी 6 सर्कल हैं, ठीक है। ये लाहौर की पुलिस है। और लाहौर की जो, अगर आप पुलिस की तादाद की बात करें, पुलिस के अलावा हमारे पास पीरो है, हमारे पास डॉल्फिन है, ठीक है। ये भी काम करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। शिकायत तो आती रहती हैं, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस फोर्स में अभी मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है, क्योंकि नफरी कम है। नफरी इनके पास इन्वेस्टिगेशन में भी कम है और ऑपरेशन में भी कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो VIP मूवमेंट पे रहते हैं। एहतजाज हो गया, वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। एहतजाज तो डेली हो रहे हैं, किसी भी वाले से हो। आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लोग जो है पेट्रोल की वजह से सड़कों पे निकले हुए हैं। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, हर खाने पीने की चीज़ जो महंगी हो गई। लोग सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं और पुलिस उसको उनकी हिफाजत करती है। बाबर भाई, मैंने आपके दोस्तों से और जो टीम आपके साथ DSNG गाड़ी के अंदर थी, और शाह साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, ये कुछ दिन पहले की बात हो रही थी। वो एक लड़का बता रहा था कि जिस दिन ये खुदकश धमाका हुआ है ये गुलशन इकबाल पार्क में, वहाँ पर जब आप रिपोर्टिंग के लिए अपनी सारी टीम को साथ लेकर गए हैं, तो वहाँ पर जब आप पहुँचे हैं तो आपने अपने अमले को या अपने स्टाफ को ये कहा हुआ था कि बेशक गाड़ी को 1 वे चलाओ, अगर कोई इशारा टूटा या कोई ट्रैफिक वाला रोकेगा तो मैं उनसे बात करूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तुम इवेंट में सबसे पहले पहुँचो। तो वो क्या वजह थी? क्या रिपोर्टिंग में कोई आपको कोई शील्ड मिलती थी नामी, या खुदा ना खास्ता क्या वजह थी? मुझे इसका थोड़ा क्लियर करेंगे कि क्यों आपने इस तरह किया कि आपने 1 वे गाड़ी को ले गए और वहाँ पे इवेंट पे आप पहुँच गए, क्या वजह थी? देखिए जी साहब, किसी भी न्यूज़ पे कोई शील्ड नहीं मिलती, ना कोई इनाम मिलता है। ये एक रिपोर्टर होता है जिसके अंदर एक वो करंट होता है कि यार सबसे पहले मैं खबर को ब्रेक करूं। ये ना हो कि जी मैं देखता रहूं कि दूसरे चैनल ने ब्रेक कर दी है, वो क्या कहेंगे कि बाबर के पास ये न्यूज़ नहीं थी, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं थी, उसके सोर्सेज नहीं थे। इसलिए जब ये धमाका हुआ, ईस्टर था,
ठीक है, उस वक्त हमारा ऑफिस जो है कैंट डिवीजन में था। मेरा ख्याल है उस वक्त ये खबर भी सबसे पहले आप ही ने ब्रेक की, हमने ना ब्रेक की थी। कैंट से जब हम निकले हैं, पहले इतला ये कि जी सिलेंडर धमाका हुआ है, लेकिन जब मैच्योर हुई न्यूज़ तो पता चला जी यहाँ पे खुदकश हमला हुआ है। मैं निकला हूँ, मेरे साथ ड्राइवर था, मेरा कैमरामैन था, मेरा ऑपरेटर, मेरा जो हेल्पर है DSNG का वो था। मैं फ़ोन पे बात बिपर दे रहा था कराची। उसके बाद मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा भाई जैसे भी हो गाड़ी वन वे जाए, गाड़ी सिग्नल तोड़ो, जो भी करो, हमने सबसे पहले पहुंचना है। ड्राइवर को मैंने कहा जी आप जैसे मर्जी गाड़ी है ना चलाओ, आप वहां पहुंचो। कैमरामैन को मैंने कहा कि जब गाड़ी ब्रेक लगेगी आपने फौरी उतरना है, उतर कर जाकर आपने पार्क के अंदर जाना है और फुटेज बनानी है। ऑपरेटर जो था उसको मैंने कहा जी आपने कराची से रब्ता करके आपने कैरियर लेना है। ऑपरेटर जो हेल्पर था उसने केबल बिछानी शुरू कर दी। जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, यकीन करें चौधरी साहब के दिल जो है ना वो उस वक़्त बिल्कुल आपे में नहीं रहा, दहल गया। लेकिन मजबूरी ये थी कि मैंने वहाँ पे काम करना था। लोगों के सुना लूथड़े जो थे वो दरख्तों पे लोथरे उनके ना पड़े थे जो कि जानवर खा रहे थे। और जब मैं अंदर घुसा हूँ तो उस वक्त सफेद चादरें पड़ी थी वहाँ पे ईदी वालों की, और वो लाशों के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम ये कह सकते हैं कि हम संगदिल भी हो चुके हैं कि जब अगर हम वहां जाकर इसी चक्कर में रहेंगे तो हम न्यूज़ उसको ब्रेक नहीं कर सकेंगे, दिखा ना सकेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है। ठीक है ना, हमने जाके वहां पे तमाम चीज़ों को, कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे पाँव जो हैं वो लोथरों से भर जाते हैं, खून से भर जाते हैं, लेकिन हमें मजबूरन ये रिपोर्टिंग जो है ना स्पॉट पे करनी पड़ती है, हर इवेंट को दिखाना पड़ता है। और ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। एक मरतबा यहाँ महला शिया में भी एक ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर भी मैं गया था। आफ्ताब चीमा उस वक्त SSP ऑपरेशन थे। ठीक है, जब अंदर गए हैं तो मैंने एहतराम में जूते उतार दिए। मस्जिद के अंदर ये वाक़या हुआ था। मैंने जब जूते उतार दिए तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा मेरी जो सॉक्स हैं वो बिल्कुल भर गए, उसके साथ लोथरों के साथ और खून के साथ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। जब मैंने देखा तो दूसरे लोग भी वहाँ पे जूतों के साथ नौज़बिल्ला मस्जिद में आए हुए थे, मैंने भी जूते पहन लिए। ठीक है, वहाँ पर भी रिपोर्टिंग की। उस जो खुद का हमलावर था उसका सर जो है एक कमरे में पड़ा था। कुछ है ना साहब जाते थे उसको है ना वहाँ पर अब्यूज करके वापस आ जाते। मैंने कहा ये क्या जाके ना कर रहे हैं वहाँ पे। जब मैंने जाके देखा तो खुद का हमलावर का सर वहाँ पे पड़ा था। ऐसे कई इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है कि अगर हम वहाँ जाके बिल्कुल अफसुर्दा हो जाए तो रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे। हमें जो दुख होता है हमारे दिल के अंदर होता है, इसको हम आखिर इंसान है, हम भी है ना बाप हैं, बिल्कुल जो है ना माँ बहने वाले हैं, लेकिन हम वहाँ पर हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारी होती है कि हमने वहाँ जाकर संगदिल होकर तमाम एक्सपोर्ट को दिखाना होता है और उसकी कवरेज करनी होती है। बाबर भाई, मैंने अक्सर ये देखा है कि अखबारात की फील्ड में और सोशल मीडिया तो खैर इनका तो मालकान से कोई ताल्लुक है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं इनको अक्सर जो इनका मालकान है अखबारात के जो न्यूज़पेपर्स के जो ऑनर हैं, अक्सर इनसे वो नाला मिलते हैं, वो नाराज़ होते हैं। सुनने में ये है कि वो इनकी तनख्वाही नहीं देते, इनको कोई जो मराहत नहीं मिलती, कोई इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई ऐसा पैकेज नहीं मिलता, इनको कोई अदारे की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी हालांकि देखें क्राइम रिपोर्टर की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना अदारे को करवानी चाहिए। मुझे आप ये बताएं करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। बाबर हाँ जी, आप इन बातों के बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल चौधरी साहब, आपको बताता चलूँ कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एयरवाई न्यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह है। हर वर्कर की हर वर्कर जो है इंश्योर्ड है। सिर्फ इन ARY के या सारे अखबार? देखिए दूसरे चैनल्स का भी कुछ का है, कुछ का नहीं है। देखिए दूसरे चैनल्स में तो ये भी प्रॉब्लम है कि उनको सैलरी बर वक्त नहीं मिलती। अच्छा। लेकिन जो बड़े अदारे हैं, एयरवाई हुआ और दूसरे हुए, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, उनको बर वक्त सैलरी मिलती हैं। हाँ ये है कि सैलरी जो हैं वो एंकर पर्सन से बहुत ज़्यादा कम है, जबकि फील्ड में हम लोग जाते हैं, फील्ड में जाके जो भी ख़तरात होते हैं वो हम मोल लेते हैं, जान हथेली पे रख के हम जाते हैं हर जगह पे। लेकिन एयरवाई न्यूज़ जो है ना इस हवाले से अच्छा है कि अब मज़ीद उन्होंने सैलरी इंक्रीज़ की हैं और वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे हालात है, जैसे अब आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एयरवाई के साथ क्या कर रही है, उसके जो चैनल्स है पिछले नंबरों पे फेंक दिया उन्होंने, उसके अलावा कई जगह पे बंद भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी एक जिसे अदारा कहते हैं वो एयरवाई न्यूज़ है। बाबर भाई, आप मुझे ये बताएं कि इस प्रोफेशन को आपने बड़ा बारीक बिनी से देखा है, इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज, आपका होमवर्क है,
आप इस प्रोफेशन को किस निगाह से देखते हैं? मुकद्दस समझेंगे, ज़रूरत समझेंगे, कारोबार समझेंगे, या क्या इसको ज़्यादा तरजीह आप देखेंगे? देखिए जी साहब, ये एक इस प्रोफेशन को इबादत समझ के करना चाहिए। देखिए आप माशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये जो जिहाद कर रहे हैं यंग जनरेशन के लिए, और मैं तो इसको इबादत समझ के करता हूँ। ठीक है, ज़रूरत होती है पैसे की, सैलरी है ना बर वक्त मिले ताकि घर का चूल्हा ठंडा ना हो, तो ये इसे इबादत समझ के करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। इससे देखें, आपकी एक न्यूज़ से अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा उसे मिलना चाहिए। इसे इबादत समझ के किया जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बाबर भाई, मैंने ना आज तक, मैं नाज़रीन आप सबको ये बात बड़ी बावर करवानी चाहता हूँ। बाबर भाई के ना तमाम जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं ना, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पुलिस अफसरान के साथ भी ताल्लुक है, बीट इनके पास क्राइम किया है, और आपको पता है 25-26 साल से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े अखबारात से होते हुए आज ये एयर वाई के प्लेटफॉर्म पे जो है लाइव जो है ट्रांसमिशन, और उसको आप देखते हैं, कवरेज करते हैं, इतने तो बड़े वो जो है हादसा पे ये जाते हैं। नाजरीन, मैंने इनके बड़े दोस्तों को मैं मिला हूँ, मेरे साथ इनका अपना ज़ाती बड़ा अच्छा ताल्लुक है भाइयों वाला। मैंने बाबर खान के अंदर एक चीज़ देखी है ना, अनाम प्रस्ती, ये बंदा बड़ा यानी कि ना अपने आप में रहने वाला बंदा है। आप मुझे कोई वीवर एक बताइएगा कि बाबर खान ने कभी किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ रखा हो, ये जिस तरह ये होती है कि PUJ में या फलां। बाबर खान जी ने सीधी सीधी अपनी रिपोर्टिंग की और घर चले जाते हैं। इन्होंने ठीक है ताल्लुक़ रखा है कि ताकि मेरे पास बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लोग, हर बंदा, जितने इनके ताल्लुकात हैं, या वो एक अहमद फराज हैं जियो वाले, मेरे भाई हैं, मैंने उनको भी दावत दी है, वो 1-2 दिन तक आ रहे हैं, उनके साथ मैं प्रोग्राम करूँगा। नादरीन, आप ये देखें कि इन्होंने जिन मसाइब का सामना किया है, धमकियाँ भी आती होंगी, डेफिनेटली 100% आती होंगी ना, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से अब गुजर रहा हूँ, मैं उसी रास्ते से गुजर रहा हूँ जिससे कि गुजर चुके हुए हैं। तो इसमें इतनी जो है ना मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना मैं देखता हूँ कि एंकर जो है वो ACO में बैठे हुए हैं, 2 मेहमानों को बुलाते हैं, उनको आपस में लड़ा देते हैं, इश्तिहारात कह चले जाते हैं, वो अगले को लड़ाते वक्त बात अगली सोचने का मौका, इवेंट की कवरेज, मौके पे जाना, गोला बारूद के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करनी और सारे हालात पब्लिक के सामने रखने, बहुत मुश्किल काम है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बाबर खान जी को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और मैं आखिर में प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले इनको ये भरपूर तरीके से कहूँगा कि मेरे नौजवानों को, जो मुझे देखने वाले हैं, उनके बारे में एक अपना पैगाम जो है ना वो दे दें। जैसे पैगाम नौजवानों के लिए यही है कि ये जो रास्ता, जो प्रोग्राम जो सब आपको दिखाते रहे हैं, गैंगस्टर के, बदमाशों के, आखिर क्या हुआ? मंदो मिट्टी तले चले गए, कोई इज्जत नहीं है। इज्जत उसी की है, इज्जत कलम की है। कलम उठाएं, इसके साथ अगर आप अपने माशरे के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करें, मसीहा बने। जैसे डॉक्टर जो है ना अपने मसीहा होते हैं और अपने मरीज़ों की वो इलाज करते हैं, ज़िंदगी बचाते हैं। इसी तरह इस तरफ कोई ध्यान रखें। ये वक्ती तौर पे होता है कि आप हाथ में पिस्टल पकड़ेंगे तो लोग डरेंगे, ये डरने वाली बात नहीं रही। आप तकलीफ़ देंगे अपने माँ बाप को, ठीक है, बहन भाइयों को, इस तकलीफ़ से बचें और सीधे रास्ते पे चलें। शराफत सबसे बड़ा हथियार है। बाबर खान जी, मैं दिल की गहराई से आपका ममनून हूँ, आपने मेरे प्रोग्राम को आगे 4 चांद लगाए। नाजरीन, मैं बाबर खान जी के बारे में जो मैंने बातें की हैं, जो इनसे सवालात किए हैं, इनके ऊपर आप किसी भी किस्म की अपनी राय से मुझे आगाह करना चाहें, कमेंट बॉक्स में आएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।